नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी क्राइम ड्रामा थ्रिलर फिल्म के बारे में जिसने रिलीज होते ही दर्शकों का ध्यान खींच लिया। ये है मलयालम सिनेमा की शानदार फिल्म थंकम, जिसमें दोस्ती, लालच और धोखे की ऐसी कहानी है जो धीरे धीरे खुलते हुए आपको गहरे सोचने पर मजबूर कर देती है। ये फिल्म सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि इसमें दोस्ती की मजबूती और इंसान के लालच की कमजोरी को बड़ी ही खूबसूरती से दिखाया गया है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं थंकम की पूरी कहानी की ओर और जानते हैं आखिरकार इसमें क्या क्या राज छिपे हुए हैं। फिल्म की शुरुआत होती है केरल के कोट्टायम जिले के एक छोटे से कस्बे से। ये जगह शांत है, हर तरफ हरियाली, मसालों की खुशबू और छोटे छोटे परिवार। लेकिन इसी सुकून भरे माहौल के बीच छिपा है सोने के कारोबार का एक अंधेरा पहलू जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाला है। यहाँ हमें मिलते हैं दो मुख्य किरदार, मथ्यू और प्रभु। दोनों बचपन के दोस्त हैं और सोने से जुड़े धंधे में काम करते हैं। कहानी शुरू होते ही हमें लगता है कि ये दो आम आदमी हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें पता चलता है कि उनकी जिंदगी किसी भी पल पलट सकती है। किरदारों का परिचय। मथ्यू उम्र 30-35 के बीच, स्मार्ट, चतुर और थोड़ा ज्यादा महत्वाकांक्षी। उसे लगता है कि अगर उसने सही मौके पकड़े तो वो बहुत अमीर बन सकता है। लेकिन इसी महत्वाकांक्षा की वजह से उसके कदम धीरे धीरे गलत दिशा में बढ़ने लगते हैं। प्रभु उम्र 40-45 साल, शांत, जिम्मेदार और परिवार प्रेमी। मथ्यू से उम्र में बड़ा होने के बावजूद दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है। प्रभु के लिए रिश्ते और भरोसा ही सबसे बड़ी चीज है। उसका सपना है कि उसके बच्चे अच्छे से पढ़े लिखें और परिवार सुखी रहे। इन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। एक ओर प्रभु है जो संतुलन चाहता है, दूसरी ओर मथ्यू है जो तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। यही फर्क आगे चलकर फिल्म की असली ट्रेजेडी बनता है। सोने का धंधा, एक खतरनाक सफर। फिल्म हमें केरल के सोने के कारोबार से परिचित कराती है। भारत में सोना हमेशा से स्टेटस और इन्वेस्टमेंट का प्रतीक रहा है, लेकिन इसके पीछे कई गैरकानूनी रास्ते भी छिपे होते हैं। नकली सोना, अवैध तस्करी, हवाला पैसों की हेराफेरी। मथ्यू और प्रभु भी इसी धंधे में जुड़े हैं। वे छोटे स्तर पर काम करते हैं, लेकिन उनके संपर्क बड़े बड़े व्यापारियों तक पहुंचते हैं। उन्हें अक्सर मुंबई जाना पड़ता है क्योंकि वहां सोने का सबसे बड़ा मार्केट है। मुंबई का जेवर मार्केट इक्वल सोने की दुनिया का दिल। केरल से हजारों किलो सोना हर साल यहां लाया जाता है। यात्रा की तैयारी, नई शुरुआत या अंत की शुरुआत। कहानी असली मोड़ तब लेती है जब मथ्यू और प्रभु को एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट का काम मिलता है। यह काम उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। उन्हें कुछ किलो सोना लेकर केरल से मुंबई जाना है और वहां डील करनी है। प्रभु थोड़ा हिचकिचाता है, उसे डर है कि इतना बड़ा काम करना सुरक्षित नहीं है। लेकिन मथ्यू उसे समझाता है, भाई, अगर आज मौका पकड़ लिया तो जिंदगी बन जाएगी। हमेशा छोटा काम करके कभी बड़ा नहीं बन सकते। आखिरकार प्रभु मान जाता है। दोनों तैयारी करते हैं और ट्रेन से मुंबई रवाना होते हैं। सफर, तनाव और उम्मीद। ट्रेन का सफर बेहद दिलचस्प और तनावपूर्ण दिखाया गया है। दोनों दोस्त अलग अलग सीट पर बैठे हैं ताकि किसी को शक न हो कि वो साथ में हैं। उनके पास बैग में रखा सोना है जिसे बहुत संभाल कर छुपाया गया है। सफर के दौरान कई छोटे छोटे सीन आते हैं। कोई यात्री शक भरी नजरों से देखता है, टीटी टिकट मांगता है और मथ्यू घबरा जाता है। एक बच्चा बैग के पास खेलता है जिससे प्रभु पसीने पसीने हो जाता है। इन सीन से दर्शक लगातार टेंशन में रहते हैं, कहीं पकड़े न जाएं, कहीं कोई पुलिस जांच न हो। मुंबई, सुनहरी रोशनी या काला अंधेरा। आखिरकार दोनों मुंबई पहुंचते हैं। यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है, भीड़ भाड़, रोशनी और सोने का विशाल बाजार। लेकिन मुंबई सिर्फ चमक धमक नहीं है, यहाँ हर जगह पुलिस की नजर और अपराधियों का जाल बिछा है। मथ्यू और प्रभु अपने संपर्कों से मिलते हैं। डील की शुरुआती बातें होती हैं। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन बैकग्राउंड में एक सस्पेंस की परछाई नजर आने लगती है। पहला ट्विस्ट, अचानक हुआ हादसा। यहीं पर फिल्म दर्शकों को पहला बड़ा झटका देती है। मथ्यू अचानक लापता हो जाता है। प्रभु होटल के कमरे में आता है और देखता है कि उसका दोस्त कहीं नहीं है। बैग भी गायब है। पहले तो प्रभु सोचता है कि मथ्यू कहीं बाहर गया होगा, लेकिन घंटों बीत जाते हैं और वो वापस नहीं आता। धीरे धीरे उसे शक होने लगता है कि कुछ गड़बड़ है। पुलिस की एंट्री। जब मथ्यू का कोई पता नहीं चलता तो मुंबई पुलिस इसमें दखल देती है। एक महाराष्ट्रियन पुलिस इंस्पेक्टर केस संभालता है। वो बहुत होशियार और अनुभवी है। शुरुआत में वो प्रभु से पूछताछ करता है, तुम दोनों यहां क्यों आए थे? बैग में क्या था? आखिरी बार मथ्यू को कब देखा? प्रभु पसीने पसीने हो जाता है। वो झूठ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस की नजर सब भांप लेती है। रहस्य गहराता है। इंस्पेक्टर धीरे धीरे केस में गहराई तक जाता है। उसे पता चलता है कि ये कोई साधारण गुमशुदगी नहीं है, ये सोने की अवैध तस्करी और हत्या से जुड़ा मामला हो सकता है।
प्रभु अंदर ही अंदर टूटने लगता है। उसकी आंखों में डर, अपराधबोध और दोस्ती का दर्द साफ झलकता है। पुलिस की जांच की शुरुआत मुंबई पुलिस जब मैथ्यू के गायब होने की खबर दर्ज करती है तो मामला साधारण गुमशुदगी से कहीं बड़ा दिखने लगता है, क्योंकि मैथ्यू के पास सोने से भरा बैग था। उसका अचानक गायब होना सामान्य नहीं है। होटल के सीसीटीवी फुटेज में वह अकेला बाहर निकलता दिखता है, लेकिन उसके बाद उसका कोई सुराग नहीं मिलता। इंस्पेक्टर गिरीश कुलकर्णी द्वारा निभाया गया इस केस की कमान संभालते हैं। वो बेहद तेज दिमाग और अनुभव वाला अधिकारी है। उसका मानना है सोने के धंधे में गायब होना मतलब या तो हत्या या धोखा। प्रभु पर शक की सुई जांच का पहला निशाना बनता है। प्रभु पुलिस के हिसाब से उसके पास कई कारण हो सकते हैं। मैथ्यू को मारकर सोना अपने पास रख लेना, या फिर सोने की डील खराब होने पर साथी को गायब करना। प्रभु घबराया हुआ है। वो बार बार कहता है, साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैथ्यू मेरा दोस्त है, मैं क्यों उसे नुकसान पहुंचाऊंगा। लेकिन पुलिस इतनी आसानी से मानने वाली नहीं। उसे थाने बुलाकर घंटों पूछताछ की जाती है। इंस्पेक्टर उसकी बॉडी लैंग्वेज, हर जवाब और छोटे छोटे झूठ पकड़ लेता है। प्रभु सच में बेगुनाह है, लेकिन उसकी बेचैनी उसे और संदिग्ध बना देती है। मैथ्यू की असली पहचान जांच आगे बढ़ती है तो पुलिस को पता चलता है कि मैथ्यू वैसा सीधा सादा आदमी नहीं था जैसा प्रभु सोचता था। उसके मुंबई और दुबई के तस्करों से संपर्क थे। उस पर पहले भी छोटे मोटे धोखाधड़ी के आरोप लग चुके थे। उसे तेजी से अमीर बनने की आदत थी। ये सुनकर प्रभु चौंक जाता है। उसे लगता था कि मैथ्यू सिर्फ महत्वाकांक्षी है, लेकिन इतना गहरा काला धंधा वो कर रहा है यह उसे पता नहीं था। यहां से कहानी में नया सस्पेंस जुड़ता है। क्या मैथ्यू ने अपने दोस्त प्रभु को फंसाकर खुद सोना लेकर भागने की योजना बनाई थी, या फिर उसे किसी बड़े गैंग ने रास्ते से हटा दिया। सोने की तस्करी का जाल फिल्म धीरे धीरे हमें भारत में सोने की तस्करी के बड़े नेटवर्क की झलक दिखाती है। दुबई से सोना भारत आता है। यहां हवाला, नकली बिल और नकली व्यापारियों के नाम पर सोना इधर उधर किया जाता है। मुंबई और केरल इस धंधे के सबसे बड़े केंद्र हैं। इंस्पेक्टर बताता है, सोना सिर्फ गहनों के लिए नहीं आता, इसके पीछे पूरा माफिया चलता है, जिसका एक सिरा दुबई में है और दूसरा गांव के छोटे दुकानदार तक। मैथ्यू और प्रभु इस बड़े खेल के छोटे मोहरे थे, लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि प्रभु सीधे पुलिस और माफिया दोनों के बीच फंस गया है। प्रभु की मानसिक स्थिति, प्रभु की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जाती है। एक ओर पुलिस का दबाव, दूसरी ओर मैथ्यू का कोई पता नहीं, और ऊपर से परिवार की चिंता। उसकी पत्नी फोन पर रोती है, आप कब वापस आएंगे। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। प्रभु टूटने लगता है। वो सोचता है कि काश उसने ये काम लिया ही नहीं होता। उसका दिमाग बार बार सोचता है, अगर मैथ्यू जिंदा है तो क्यों नहीं लौट रहा, अगर मर गया है तो लाश कहां है, और अगर उसने धोखा दिया है तो दोस्ती का क्या मतलब हुआ। नया सुराग जांच के दौरान पुलिस को मैथ्यू का फोन रिकॉर्ड मिलता है। उसने मुंबई में कुछ अनजान नंबरों पर कॉल किए थे। ये नंबर किसी गुजराती व्यापारी और एक तस्कर से जुड़े निकलते हैं। इंस्पेक्टर तुरंत उस व्यापारी से पूछताछ करता है। वो कहता है, हाँ मैथ्यू मेरे पास आया था, वो सोने की डील करना चाहता था, लेकिन मुझे उसका अंदाज पसंद नहीं आया। वो बहुत जल्दी पैसे चाहता था, जैसे उसे किसी बड़ी दिक्कत का डर हो। ये बयान पुलिस को और उलझा देता है। अब शक गहराता है कि मैथ्यू किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। होटल का राज, सीसीटीवी की ओर जांच होती है। एक फुटेज में दिखता है कि मैथ्यू होटल से बाहर निकलने के बाद किसी अनजान आदमी से मिलता है। दोनों कुछ देर बातें करते हैं और फिर कैमरे की नजर से ओझल हो जाते हैं। पुलिस उस आदमी की तलाश शुरू करती है। धीरे धीरे ये केस मुंबई पुलिस से निकलकर इंटरस्टेट क्राइम में बदल जाता है। कहानी का दायरा बढ़ता है। अब फिल्म सिर्फ मुंबई और केरल तक सीमित नहीं रहती। यहां से कहानी हमें दिखाती है कि कैसे सोने का धंधा देश के अलग अलग राज्यों में फैला है। छोटे व्यापारी, बैंक कर्मचारी, तस्कर और पुलिस सब इसमें किसी न किसी तरह शामिल होते हैं, और हर कोई अपने अपने फायदे के लिए एक दूसरे को धोखा देता है। थनकम यहीं पर एक साधारण मिस्ट्री से निकलकर सोशल क्राइम ड्रामा बन जाती है। प्रभु का अकेलापन, पुलिस बार बार उससे पूछताछ करती है। दोस्त गायब हो गया है, घर वाले परेशान हैं, और माफिया भी अब उस पर नजर रखने लगा है। प्रभु रातों को सो नहीं पाता। वो बार बार खुद से सवाल करता है, क्या मैं गलत था जो मैथ्यू पर इतना भरोसा किया। क्या दोस्ती जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा होती है। उसकी आंखों में दर्द और लाचारी साफ झलकती है। यही प्रभु का टर्निंग पॉइंट है, जहां से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। पुलिस का दबाव और प्रभु की बेबसी मुंबई पुलिस केस को बहुत गंभीरता से ले रही थी। हर दिन प्रभु को थाने बुलाकर पूछताछ की जाती। इंस्पेक्टर गिरीश कुलकर्णी बार बार वही सवाल दोहराता, आखिरी बार मैथ्यू से क्या बात हुई थी, उसका सोना कहां है, क्या तुम दोनों की पहले से कोई दुश्मनी थी।
प्रभु हर बार वही जवाब देता, साहब मैं खुद परेशान हूं, मथ्यू मेरा भाई जैसा था, मैं उसे नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा। लेकिन इंस्पेक्टर उसकी आंखों में गहराई से झांकता और कहता, तुम सच्चाई छुपा रहे हो प्रभु, सच बोलो वरना हम तुमसे सच निकलवा लेंगे। यहां दर्शक भी असमंजस में रहते हैं। क्या सच में प्रभु पूरी तरह बेगुनाह है या उसने कोई राज छुपा रखा है। नए सुराग की तलाश जांच के दौरान पुलिस को एक एटीएम कैमरा फुटेज मिलता है। उसमें मथ्यू जैसा दिखने वाला व्यक्ति पैसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कार्ड रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद वह व्यक्ति कहीं गायब हो जाता है। इस फुटेज से साफ होता है कि मथ्यू होटल से निकलने के बाद भी जिंदा था। लेकिन वह अकेला क्यों था और उसके पास सोना क्यों नहीं था। पुलिस का शक और गहरा हो जाता है। कहीं मथ्यू ने खुद सोना बेचकर पैसे बनाने की कोशिश तो नहीं की। मथ्यू का अतीत सामने आता है। जांच आगे बढ़ती है तो मथ्यू के अतीत की सच्चाई धीरे धीरे खुलती है। उसने कई बार छोटे व्यापारियों से उधार लिया था और वापस नहीं किया। दुबई में भी उसके खिलाफ शिकायत दर्ज थी। और सबसे बड़ा खुलासा, उसे जुए और जल्दी अमीर बनने की बुरी आदत थी। प्रभु ये सब सुनकर टूट जाता है। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसका बचपन का दोस्त इतना गहरा छल कर सकता है। उसके दिमाग में सवाल उठता है, क्या मथ्यू ने दोस्ती का इस्तेमाल सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किया। क्या उसकी गुमशुदगी भी एक सोची समझी चाल है। प्रभु का पारिवारिक संघर्ष, प्रभु की परेशानियां यहीं खत्म नहीं होती। उसकी पत्नी और बच्चे गांव में अकेले पड़ जाते हैं। गांव के लोग ताने मारते हैं, तेरा आदमी तो तस्कर निकला, पुलिस पकड़ लेगी। उसकी पत्नी रातों को रोती है और प्रभु को फोन करती है, घर वापस आ जाइए, ये सब छोड़ दीजिए, हम आपकी जान से बढ़कर कुछ नहीं चाहते। लेकिन प्रभु मजबूर है। अगर वो भाग जाता है तो पुलिस उसे दोषी मान लेगी। अगर रुकता है तो हर दिन अपमान और शक झेलना पड़ता है। यह हिस्सा फिल्म का सबसे इमोशनल भाग है, जहां प्रभु की मासूमियत और लाचारी दर्शकों के दिल को छूती है। रहस्यमयी कॉल। एक दिन अचानक पुलिस को मथ्यू के मोबाइल से एक लोकेशन पिंग मिलता है। वो मुंबई से काफी दूर गुजरात की सीमा के पास दिखता है। टीम तुरंत वहां पहुंचती है। वहां एक पुराने गेस्ट हाउस के कमरे से कुछ सामान मिलता है। मथ्यू का बैग, लेकिन खाली, उसके कपड़े और कुछ दस्तावेज, लेकिन मथ्यू खुद वहां नहीं था। इससे साफ हो जाता है कि मथ्यू ने कहीं न कहीं रुककर अपनी अगली चाल की तैयारी की थी। मथ्यू का असली खेल। पुलिस धीरे धीरे ये समझने लगती है कि मथ्यू ने जानबूझकर सबको धोखा दिया है। उसने सोना लेकर डील की थी, फिर किसी गैंग या व्यापारी से भिड़ गया और अब वह भागते भागते अपनी पहचान छुपा रहा है। इंस्पेक्टर प्रभु से कहता है, तुम्हारा दोस्त मासूम नहीं था, वो प्रोफेशनल ठग था और उसने तुम्हें इस्तेमाल किया। प्रभु गुस्से से भर उठता है, लेकिन अंदर ही अंदर टूट जाता है। यही वो पल है जब प्रभु पहली बार मानता है कि शायद मथ्यू लौटकर कभी नहीं आएगा। मथ्यू की मौत की खबर। कुछ दिन बाद पुलिस को चौंकाने वाली खबर मिलती है। गुजरात पुलिस ने एक लावारिस लाश बरामद की है, जिसकी हालत बुरी तरह खराब है। जांच में पता चलता है कि वह लाश मथ्यू की है। ये सुनकर प्रभु हिल जाता है। उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वो चुपचाप कहता है, तूने ऐसा क्यों किया मथ्यू, हमने तो सिर्फ सपने देखे थे, धोखा क्यों दिया। यहां फिल्म बेहद इमोशनल हो जाती है। प्रभु को पहली बार समझ आता है कि दोस्ती और व्यापार अलग चीजें हैं। मौत की गुत्थी। लेकिन पुलिस का काम यही खत्म नहीं होता। सवाल अब भी वही है, मथ्यू की हत्या किसने की। क्या तस्करों ने मारा या उसने खुदकुशी की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि मथ्यू ने खुदकुशी की थी। उसने दबाव और डर की वजह से जहर खा लिया था। इस सच के सामने आते ही केस पूरी तरह बदल जाता है। मथ्यू अपराधी नहीं बल्कि हालात का शिकार था। प्रभु की हालत। ये खबर सुनकर प्रभु पूरी तरह टूट जाता है। वो सोचता है, काश मैंने उसे रोक लिया होता, काश मैंने उसके लालच को समझा होता। उसकी आंखों में अपराध बोध है। उसे लगता है कि उसने दोस्ती का फर्ज पूरा नहीं किया। यहीं पर थनकम दर्शकों को गहरी सीख देता है। लालच इंसान को बर्बादी की ओर ले जाता है और दोस्ती भी गलत रास्ते पर ले जाए तो दर्द ही देती है। पुलिस की फाइल बंद। आखिरकार पुलिस केस बंद कर देती है। रिपोर्ट में लिखा जाता है, सब्जेक्ट मैथ्यू डाइड ड्यू टू सुसाइड, गोल्ड मिसिंग, presumed to be seized or lost during illegal trade। इस केस का कोई क्लियर अंत नहीं मिलता। सोना कहां गया, किसने छीना, यह रहस्य बना रहता है। लेकिन प्रभु के लिए यही काफी है कि उसका नाम अब आरोपियों की लिस्ट से हट गया है। मथ्यू की मौत के बाद का सन्नाटा। मथ्यू की मौत की खबर सुनकर पूरा कोट्टायम गांव शोक में डूब जाता है। गांव के लोग कहते हैं, इतना होशियार लड़का इतनी जल्दी चला गया, किस्मत खराब थी, वरना वो बहुत आगे जा सकता था। लेकिन कुछ लोग ताने भी मारते हैं, खुद किया खुद भुगता, अगर लालच नहीं करता तो जिंदा होता। यहां फिल्म ये दिखाती है कि समाज कभी भी पूरी सच्चाई नहीं समझता, सिर्फ नतीजों पर बात करता है। मथ्यू का परिवार, मथ्यू की पत्नी और बच्चे रो रोकर बेहाल हो जाते हैं।
उसकी मां बार बार कहती है, मेरा बेटा मासूम था, किसी ने उसे फंसा दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि मैथ्यू खुद अपने लालच और गलत फैसलों का शिकार बना। गांव के लोग उसके परिवार से दूरी बनाने लगते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि यह परिवार अपराध से जुड़ा हुआ है। यह पल बहुत दर्दनाक है, क्योंकि असली सजा तो उसके पीछे रह गए परिवार को भुगतनी पड़ती है। प्रभु की ग्लानि प्रभु को जैसे अंदर से खा जाने वाला दर्द हो रहा था। वो खुद से सवाल करता है, क्या मैं उसे बचा सकता था? क्या मैंने दोस्ती का फर्ज पूरा किया? रात को उसे मैथ्यू की बातें याद आती, उनके बचपन के सपने, गोल्ड बिजनेस की योजनाएं, और वो आखिरी बार जब उसने कहा था, भाई ये डील जिंदगी बदल देगी। प्रभु बार बार वही सीन अपनी आंखों के सामने जीता है और टूट जाता है। समाज की प्रतिक्रिया, गांव में लोग अब प्रभु पर भी शक करने लगते हैं। किसी को लगता है कि उसने ही मैथ्यू को धोखा दिया। कोई कहता, सोना प्रभु के पास होगा, उसने सब छुपा लिया। उसके अपने रिश्तेदार भी दूरी बनाने लगते हैं। उसकी पत्नी तक कहती है, तुम्हारी वजह से हमारा नाम खराब हो गया। हम बच्चों को स्कूल भेजने में भी डरते हैं। ये फिल्म का सबसे कड़वा सच है। कभी कभी समाज सिर्फ अफवाहों पर चलता है, सच्चाई किसी को फर्क नहीं पड़ता। पुलिस की आखिरी मुलाकात केस बंद करने से पहले इंस्पेक्टर प्रभु को बुलाता है। वो कहता है, देखो प्रभु, हमने तुम्हें क्लीन चिट दे दी है, लेकिन याद रखो तुम्हारा दोस्त मासूम नहीं था, उसने अपने लालच में सब बर्बाद कर दिया। प्रभु चुपचाप सिर झुका लेता है। उसके पास कोई जवाब नहीं होता, उसकी आंखें बस नम हो जाती हैं। ये दृश्य बेहद मार्मिक है, क्योंकि दर्शक देखते हैं कि प्रभु निर्दोष होते हुए भी अपराध का बोझ उठाता है। प्रभु गांव लौटता है। गांव वाले उसे अजीब नजरों से देखते हैं। कुछ लोग उससे सीधे बात भी नहीं करते, लेकिन प्रभु कोशिश करता है कि सब सामान्य लगे। वो मंदिर जाता है, अपने माता पिता की कब्र पर फूल चढ़ाता है और धीरे से कहता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन सब मुझे गलत समझते हैं। ये पल दर्शकों को अंदर तक हिला देता है। प्रभु का आत्ममंथन। एक रात प्रभु अकेला बैठा होता है। वो अपने और मैथ्यू के सफर को याद करता है, कैसे उन्होंने बचपन में मिलकर सपने देखे, कैसे उन्होंने गोल्ड बिजनेस शुरू करने की ठानी, कैसे एक डील ने सब कुछ बदल दिया। वो सोचता है, अगर हमने सिर्फ मेहनत से काम किया होता तो शायद आज सब जिंदा होते और खुश होते। यहाँ फिल्म का असली संदेश सामने आता है। जल्दी अमीर बनने का सपना इंसान को बर्बादी तक ले जाता है। अंतिम संस्कार का दृश्य। फिल्म का सबसे भावनात्मक दृश्य तब आता है जब मैथ्यू का अस्थि विसर्जन होता है। गांव वाले चुपचाप खड़े रहते हैं। प्रभु खुद नदी में कलश लेकर जाता है। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहते हैं। वो धीरे से कहता है, अलविदा भाई, तूने दोस्ती तोड़ी, पर मेरे दिल से कभी नहीं जाएगा। ये सीन फिल्म की आत्मा है। दर्शक भी प्रभु के साथ उस दर्द को महसूस करते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स अंत में प्रभु अपने जीवन का एक नया रास्ता चुनता है। वो गोल्ड बिजनेस छोड़कर एक साधारण नौकरी करने लगता है। वो ठान लेता है कि अब वो कभी शॉर्टकट के पीछे नहीं भागेगा। गांव के बच्चे जब उससे पूछते हैं, अंकल, आप और मैथ्यू अंकल ने सोना क्यों बेचा, तो वो बस मुस्कुराता है और कहता है, बेटा, सोना असली दौलत नहीं है। असली दौलत है इज्जत और सच्चाई। यही थंकम का सबसे बड़ा मैसेज है। थंकम का असली मतलब फिल्म का टाइटल थंकम मलयालम में सोना, गोल्ड को कहते हैं। लेकिन यहां सोना सिर्फ मेटल नहीं है, बल्कि एक सिंबल, प्रतीक है। सोना इक्वल्स लालच, पैसे की भूख, शॉर्टकट्स। असली सोना इक्वल्स रिश्ते, दोस्ती, सच्चाई। डायरेक्टर ये दिखाना चाहते हैं कि इंसान अक्सर असली सोने, रिश्ते और इज्जत को छोड़कर नकली सोने, पैसे और लालच के पीछे भागता है। फिल्म की गहरी परतें, सिंबलिज्म और हिडन मीनिंग्स। सोना इक्वल्स भ्रम, इल्यूजन। फिल्म बार बार यह कहती है कि सोना कभी स्थायी नहीं होता। कभी चोरी हो जाता है, कभी पकड़े जाते हैं, कभी धोखा मिलता है। यानी सोना एक भ्रम है, ये दिखता है लेकिन टिकता नहीं। दोस्ती इक्वल्स असली संपत्ति। प्रभु और मैथ्यू की दोस्ती शुरुआत में बहुत मजबूत थी, लेकिन सोने की वजह से दरारें आ गईं। फिल्म हमें यह सिखाती है, दोस्ती को पैसों से मत तोलो, वरना दोनों खो जाओगे। मौत इक्वल्स सच्चाई का आईना। मैथ्यू की आत्महत्या फिल्म का सबसे चौंकाने वाला पल है। ये दिखाता है कि चाहे कितना भी सोना इकट्ठा कर लो, मौत के बाद इंसान खाली हाथ ही जाता है। डायरेक्टर की सोच। फिल्म के डायरेक्टर सैफु नसर सईद अरफात ने इस कहानी को बहुत वास्तविक, रियलिस्टिक अंदाज में दिखाया है। कोई फालतू डायलॉग नहीं, कोई मसाला गाने नहीं, कोई हीरोइज्म नहीं, बस सच्ची जिंदगी का दर्द, धोखा और इंसानी कमजोरी। यही वजह है कि थंकम को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने खूब सराहा। सिनेमैटिक टेक्निक्स, कैमरा, साउंड, लोकेशन, पूरा सेटिंग केरल और तमिलनाडु की पृष्ठभूमि में है। गांव की गलियां, सुनार की दुकानें, पुलिस स्टेशन, सब कुछ बहुत असली लगता है। कैमरा वर्क,
कैमरा अक्सर क्लोजअप में जाता है ताकि दर्शक किरदारों की आंखों का दर्द महसूस कर सके। लंबी सड़कों और अंधेरे को फिल्माने से तनाव, टेंशन और अकेलापन, लोनलीनेस दिखाया गया। साउंड और बैकग्राउंड म्यूजिक, कोई भारी भरकम म्यूजिक नहीं, बस हल्की आवाजें और बैकग्राउंड टोन। साइलेंस, खामोशी का इस्तेमाल बहुत असरदार तरीके से हुआ। यही कारण है कि फिल्म दर्शक को धीरे धीरे अंदर तक खींच लेती है। किरदारों का विश्लेषण, प्रभु विनीत श्रीनिवासन एक आम इंसान जिसकी जिंदगी सपनों और हकीकत के बीच फंसी है। उसके किरदार से हमें यह सीख मिलती है कि मासूम इंसान भी हालात का शिकार बन सकता है। मैथ्यू बीजू मेनन दोस्ती और लालच के बीच झूलता इंसान। उसकी आत्महत्या फिल्म का टर्निंग पॉइंट है। वह दर्शाता है कि इंसान कभी कभी अपने फैसलों से खुद अपनी मौत लिख देता है। पुलिस अधिकारी वह सच्चाई और समाज का आईना है। उसके संवाद दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। थनकम से सीख, लालच बर्बादी की जड़ है, शॉर्टकट से कमाया हुआ पैसा कभी टिकता नहीं। रिश्ते ही असली सोना है, प्रभु और मैथ्यू की दोस्ती अगर लालच में न उलझती तो वे जिंदा और खुश रहते। समाज सच्चाई नहीं देखता, समाज सिर्फ नतीजे पर जज करता है। असली सच कोई नहीं जानना चाहता। सच्चाई ही असली दौलत है, प्रभु का डायलॉग फिल्म का सार है। सोना असली दौलत नहीं है, असली दौलत है इज्जत और सच्चाई। दर्शकों पर असर, फिल्म देखने के बाद दर्शक अपने आप से सवाल पूछते हैं, क्या मैं भी शॉर्टकट के पीछे भाग रहा हूं? क्या मैं पैसे के लिए दोस्ती या रिश्ते तोड़ सकता हूं? क्या मेरी जिंदगी में असली सोना है? थनकम सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक आईना है जो हमें हमारी जिंदगी का सच दिखाती है। तो दोस्तों, ये थी थनकम 2023 मूवी की पूरी कहानी और गहरा विश्लेषण। ये फिल्म हमें सिखाती है कि जिंदगी का असली सोना बैंक में नहीं बल्कि रिश्तों और सच्चाई में है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे मैं और भी ऐसी शानदार फिल्मों का डीप एक्सप्लेनेशन लेकर आऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए, असली थनकम आपके दिल के अंदर है।